हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की, जो कि लिखी है हेनरी जेम्स ने। दोस्तों, हेनरी जेम्स एक पॉपुलर अमेरिकन ऑथर है और लिटरेरी क्रिटिक थे, जो अपने कॉम्प्लेक्स नॉवल और फिलोसफिकल रियलिज्म के लिए जाने जाते थे। उनका काम अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर के बीच के कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्लोर करता है और उन्होंने बहुत ही फेमस नॉवल लिखी है, जिनमें से एक है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी उनका मास्टर वर्क रहा है, जो उन्होंने पब्लिश किया था 1881 में। ये एक यंग अमेरिकन वुमेन इज़ाबेला आर्कर की स्टोरी है, जो यूरोप में जाकर इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की तलाश करती है, लेकिन फिर अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करती है। नॉवल इंडिविजुअल फ्रीडम, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन और पर्सनल आइडेंटिटी के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। दोस्तों, नॉवल की स्टोरी समझने से पहले ज़रूरी है कि हम नॉवल के कैरेक्टर्स को, उसके मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करें, ताकि हमें नॉवल की स्टोरी आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स को। पहली कैरेक्टर है इज़ाबेला आर्चर, जो कि इस कहानी की प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। इज़ाबेला आर्चर एक यंग अमेरिकन वुमेन है, जो बहुत इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट है। वो यूरोप की तरफ अपनी तलाश और सेल्फ डिस्कवरी के लिए निकलती है। इज़ाबेल का कैरेक्टर उनकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट और फ्रीडम की क्रेविंग को दिखाता है। पहले वो अपने सपनों और एस्पिरेशन के लिए पैशनेट थी, लेकिन जब वो गिलब्रेट से शादी करती है, तो उनका कंट्रोल उनकी इंडिविजुअलिटी को दबाने लगता है। इज़ाबेल की जर्नी उसके इंटरनल स्ट्रगल्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के बीच की कहानी दिखाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है गिलबर्ट ऑस्मॉन, जो कि एक चार्मिंग कल्चर्ड अमेरिकन आर्टिस्ट है, जो यूरोप में रहता है। वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है और अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करने में माहिर है। गिलबर्ट का कैरेक्टर इज़ाबेल की कहानी में एक एंटागोनिस्ट की तरह है, मतलब कि विलन की तरह है, क्योंकि वो इज़ाबेला की इंडिपेंडेंस को छीन लेता है। शादी के बाद इज़ाबेला को समझ में आता है कि गिलबर्ट का प्यार सिर्फ ऊपरी ऊपरी है, जो उसे ट्रैप्ड फील कराता है, बंधा हुआ फील कराता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इस कहानी की है मैडम मर्ल, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड और मिस्टीरियस वुमेन है, जो गिलबर्ट की क्लोज फ्रेंड है। उसका कैरेक्टर इज़ाबेल की लाइफ में एक मेंटोर जैसा है, एक गुरु जैसा है, लेकिन उसकी असली इंटेंशन सेल्फ सर्विंग होती है। मैडम मर्ल का मैनिपुलेशन इज़ाबेल को गिलबर्ट की तरफ ढकेलती है, और जब इज़ाबेल को पता चलता है कि वो कैसे उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी, तो उसे धोखा महसूस होता है। वो फीमेल फ्रेंडशिप और बिट्रेयल का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है इस कहानी के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर है राल्फ टचेट, जो कि इज़ाबेल का कज़न है, जो बहुत सेंसिटिव है और ऑब्जर्वेंट है। वो इज़ाबेल से प्यार करता है, लेकिन खुद की हेल्थ इशू की वजह से वो उसकी तरफ कभी नहीं बढ़ पाता। राल्फ इज़ाबेल की इंडिपेंडेंस को समझता है और वो उसको सपोर्ट भी करता है। उम्मीद करता है कि वो अपने लिए सही डिसीजन लेगी अपनी ज़िंदगी में। उसका कैरेक्टर अनफुलफिल्ड लव और सेक्रीफाइस के थीम को दर्शाता है इस कहानी के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेनरीटा स्टैकपोल, जो कि एक जर्नलिस्ट है, जो मॉडर्न और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करती है इस नॉवल में। वो एक आउटस्पोकन और फोर्थ राइट है, और इज़ाबेल को इंकरेज करती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करे। हेनरिटा का कैरेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इज़ाबेल को इंस्पायर करती है कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स से हटकर अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ सके। उनकी फ्रेंडशिप
उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में मदद करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डैनियल टचेट, जो कि इज़ाबेल का एक वेल्दी अंकल है, जो उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक प्रोग्रेसिव मैन है और वुमेन की ऑटोनॉमी को समझता है। डैनियल का कैरेक्टर इज़ाबेल के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है, जो उसकी फ्रीडम को सपोर्ट करता है और उसे अपने सपने पूरे करने का मौका देता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं इस नावल में। जैसे जैसे नावल को हम समझेंगे, स्टोरी को हम जब समझेंगे, वैसे वैसे मैं आपको उन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा दूंगी। चलिए अब नावल की स्टोरी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की कहानी इज़ाबेल आर्चर के अराउंड घूमती है, जो एक यंग अमेरिकन औरत है। कहानी शुरू होती है जब इज़ाबेल अपनी वेल्दी आंट लीडिया टॉचेट के साथ यूरोप आती है। इज़ाबेल एक स्पिरिटेड और इंटेलिजेंट लड़की है जो इंडिपेंडेंस की तलाश में है। उसका अंकल डैनियल टॉचेट उसकी पोटेंशियल को समझता है और उसे अपने सपने पूरे करने के लिए इंकरेज करता है। जब वो यूरोप में घुसती है तो उसकी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी सबको अट्रैक्ट करती है, ख़ास तौर पर उसके कज़न रैल्फ को, जो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। इज़ाबेल का यूरोप आना उसकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी की शुरुआत है। वहाँ उसकी मुलाकात गिलबर्ट ऑसमॉन्ड से होती है, जो एक चार्मिंग अमेरिकन आर्टिस्ट है, और मैडम मर्ल से होती है, जो एक सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है इस नावल के अंदर। पहले तो गिलबर्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जबकि जो मैडम मर्ल है वो थोड़ी मैनिपुलेटिव है। इज़ाबेल इन सब लोगों के साथ जब घूमती है तो उसके आइडल और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन उसे चैलेंज करती है। रैल्फ का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इज़ाबेल की इंडिपेंडेंस को एडमायर करता है और उसे अपने लिए सोचने के लिए इंकरेज भी करता है। रैल्फ इज़ाबेल से प्यार करता है, लेकिन खुद की हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो उसकी फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करता है और उम्मीद करता है कि फ्यूचर में वो सही डिसीजन लेगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इज़ाबेल और गिलबर्ट की शादी हो जाती है। इज़ाबेल ऑसमॉन्ड के चार्म से अट्रैक्ट होती है और शादी के बाद उसे कंट्रोल और पॉसेसिवनेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गिलबर्ट उसको कंट्रोल कर रहा होता है। गिलबर्ट की ऐसी असली पर्सनालिटी देखकर इज़ाबेल महसूस करती है कि वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। इज़ाबेल की जो स्पिरिट जो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अब वो धीरे धीरे गिलबर्ट उस स्पिरिट को दबाने लगता है। इज़ाबेल की उसने इंडिपेंडेंस को छीन लिया है। मैडम मर्ल का इन्फ्लुएंस भी इज़ाबेल के डिसीजन पर भारी पड़ता है। शुरुआत में तो वो इज़ाबेल को अपने आप को एक मेंटोर जैसा दिखाती है, लेकिन उसकी इंटेंशन सेल्फ सर्विंग होती है। जब इज़ाबेल को पता चलता है कि मैडम मर्ल ने उसकी शादी में कितना मैनिपुलेशन किया है, तो वो फील करती है कि वो धोखा खा रही है, उसको धोखा मिला है। इज़ाबेल अपने मैरिज के दौरान बहुत इंटरनल स्ट्रगल फेस करती है। उसका शादी का जीवन उसे कन्फाइंड कर देता है, रिग्रेटफुल महसूस कराता है। वो अपने ड्रीम्स और रियलिटीज़ के बीच फंसी हुई है, क्योंकि उसने क्या क्या सपने देखे थे और वो उस शादी के बाद उसकी सारी फ्रीडम छीन ली गई। इज़ाबेल के साथ ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उस समय की बॉर्डर सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन को दर्शाता है, जो वुमेन को फ्रीडम नहीं देते थे। रेल्फ, जो इज़ाबेल की स्ट्रगल को दूर से देख रहा होता है, उसकी वेलफेयर के लिए चिंता करता है। वो समझता है कि गिलबर्ट का कंट्रोल इज़ाबेल के लिए हार्मफुल है। रेल्फ का जेन्युइन कंसर्न और उनका अनफुलफिल्ड लव काफ़ी ज़्यादा टच्ड होता है, जो दिखाता है कि कभी कभी प्यार का मतलब सेक्रीफाइस होता है। कहानी में हेनरिटा स्टैकपोल भी आ जाती है,
जो एक जर्नलिस्ट है और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रही है। इस कहानी में हेनरिटा इज़ाबेल को इनकरेज करती है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्रेस करे, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्टैंड ले। उन दोनों की दोस्ती, इज़ाबेल और हेनरिटा की दोस्ती, अपने चॉइसेस पर ध्यान देने लगती है और अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचती है इज़ाबेल। जब कहानी आगे बढ़ती है, इज़ाबेल कुछ क्रूशियल मोमेंट्स का सामना करती है जो उसकी रिजॉल्व को टेस्ट करते हैं। वो समझ जाती है कि उसकी मैरिज एक प्रिजन बन गई है और वो गिलबर्ट के कंट्रोल से ब्रेक फ्री होना चाहती है। ये डिसीजन इज़ाबेल के करेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। वो अपनी ऑटोनॉमी को रिक्लेम करती है, अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करने की कोशिश करती है, जो एम्पावरमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थीम्स को दर्शाता है। आखिर में इज़ाबेल अपने चॉइसेस और रिलेशनशिप के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करती है। उसे गिल्ट और रिग्रेट महसूस होता है, लेकिन वो अपने आप को पाने का, अपनी आइडेंटिटी को पाने का रास्ता चुन लेती है। इज़ाबेल की ये जर्नी आइडेंटिटी, चॉइस और इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल पर फोकस करता है, जहां वो समझती है कि अपने लिए सही डिसीजन लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशल रिफ्लेक्शन बन जाता है जो लव, सेक्रीफाइस और इंडिविजुअल फ्रीडम के परस्यूट को एक्सप्लोर करता है। इज़ाबेल आर्चर के कैरेक्टर का इवोल्यूशन उसकी जर्नी को दर्शाता है, जहां वो एक आइडियलिस्टिक यंग वुमेन से एक सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल बन जाती है। कहानी में होप और रिलायंस का मैसेज देती है, ये दिखाते हुए कि सेल्फ डिस्कवरी कैसे ज़रूरी है और अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन होना कैसे होता है। दोस्तों, इस कहानी में हमने काफ़ी कुछ सीखा। इस कहानी ने हमें बताया कैसे एक यंग लड़की के ख्वाब जो उसने सोचे थे पहले, वो रियलिटी से कितने परे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सेल्फ डिस्कवरी करी, अपनी ट्रू आइडेंटिटी खोजी, वो भी उस वक्त पे जिस वक्त पे वुमेन पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। उसका यहाँ पे यूरोप में आना उसके लिए काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र रहा। उसको अनेक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वहीं पे जो रैल्फ था, उसने अपने प्यार को कुर्बान होते हुए देखा। ऑल्दो वो एक वन साइड लवर था, लेकिन उसने हमेशा इज़ाबेल को सपोर्ट किया और शादी के बाद भी उसने इज़ाबेल को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए वो दूर से उसमें नज़र रखा करता था। ये दिखाता है कि जो सच्चा प्यार होता है वो आखिरी दम तक इंसान का साथ देता है। इस कहानी में हेनरिटा स्टैकपोल का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि उसने एक सच्ची दोस्ती निभाई थी इज़ाबेल के साथ। उसने इज़ाबेल को मोटिवेट किया कि वो अपने डिसीजंस खुद ले। उसको इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है और वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। इस कहानी में हेनरिटा स्टैकपोल और इज़ाबेला की दोस्ती एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। लेकिन दूसरी तरफ मैडम मर, जो कि एक मैनिपुलेटिव वुमेन है, जिसने झूठी चीज़ें इज़ाबेल को दिखा के गिलबर्ट से इज़ाबेल की शादी कराई, जबकि मैडम मल जानती थी कि गिलबर्ट कितना बेकार इंसान है, वो उसको फ्रीडम नहीं देगा, वो उसकी इंडिपेंडेंस छीन लेगा। लेकिन उसके बावजूद इज़ाबेल को मैनिपुलेट करके गिलबर्ट से शादी करा दी थी। इज़ाबेल की फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। उसके अंकल, उसके कज़न, जिन्होंने इज़ाबेल का हर मूवमेंट पे सपोर्ट किया है, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी आइडेंटिटी मेंटेन करने में, ग्रो करने में उसकी मदद की है। दोस्तों, अगर आपको कैरेक्टर्स का एनालिसिस चाहिए इज़ाबेल आर्चर के या फिर गिलबर्ट ऑसमॉन्ड के, इन मेजर कैरेक्टर में से किसी का भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।